नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। अमेरिका और इजराइल मिलकर सही में ईरान पर आक्रमण कर देंगे, इस बात की उम्मीद बहुत से लोगों को कतई नहीं थी। मुझे भी ये लगता था, चूंकि विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था इस प्रकार के हमले से अफेक्टेड हो जाएगी, इसलिए अमेरिका केवल गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 28 फरवरी को तेहरान की रात जब धमाकों की आवाज़ से कांपी, तो उसका इतना बड़ा असर हुआ है कि पश्चिम एशिया की राजनीति का नक्शा ही बदल गया है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है और उनके साथ साथ रक्षा मंत्री और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख भी मारे गए हैं। आप जानते हैं, आयतुल्ला शिया मुस्लिम के सबसे बड़े धर्मगुरु भी माने जाते हैं। ये केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह ईरान की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उस पर सीधा हमला है। ईरान में सर्वोच्च नेता केवल धार्मिक पद नहीं होता है, बल्कि वही सेना का भी सर्वोच्च कमांडर है। वहाँ राष्ट्रपति जो हैं ईरान के, वो सेना के सर्वोच्च कमांडर नहीं होते हैं, बल्कि धार्मिक नेता जो हैं आयतुल्ला जो अभी तक थे, वे सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं। न्यायपालिका और जितनी भी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल वहाँ बॉडीज़ हैं, उनमें भी उनका ही निर्णय अंतिम होता है। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आवश्यक और निर्णायक कदम बताया है, मगर ट्रंप तो हर कदम को, अपनी हर जिद को, अपनी हर बेहूदगी को आवश्यक और निर्णायक कदम बताते हैं, और वह भी विश्व शांति के लिए। बहरहाल, ट्रंप के बयान से स्पष्ट है कि अमेरिका इस कार्रवाई को ईरान के परमाणु कार्यक्रम और जो क्षेत्रीय गतिविधियों में ईरान का वर्चस्व है, उसमें प्रहार के रूप में देखता है। ट्रंप का तर्क है कि ईरान वर्षों से इजराइल के खिलाफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमलों में शामिल रहा है, और ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने जो वर्ल्ड पावर है उसको अस्थिर कर दिया है। लेकिन जो इस पूरे मुद्दे को समझते हैं, नज़र रखते हैं, उनका कहना है कि किसी भी इंडिपेंडेंट देश के लिए, किसी भी संप्रभु देश के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया जाना इंटरनेशनल लॉज का, कूटनीतिक मर्यादाओं का, सबका हनन है। आपको याद होगा, नहीं है तो याद दिलाऊं कि पिछले साल जून में 22 जून को अमेरिका ने अचानक ही ईरान के 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भारी हमला बोला था, और इसके जवाब में ईरान ने इजराइल की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दागी थी। बहरहाल, वर्तमान में क्या चल रहा है? ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स दागनी शुरू कर दी हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह सक्रिय हो गया है। इराक और सीरिया में जो ईरान समर्थित मिलिशिया है, वो अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। यहाँ तक कि दुबई तक को निशाना बनाया जा चुका है, और यमन से हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जो जहाज़ चलते हैं, उनकी आवाजाही को रोकना शुरू कर दिया है। आप कह सकते हैं पूरा मध्य पूर्व एक साथ सुलगने लगा है। अब ये संघर्ष पारंपरिक युद्ध की रेखाओं में सीमित नहीं रहा है, ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुस्तरीय है और बहुक्षेत्रीय भी है। साइबर हमले हैं, ड्रोन हमले हैं, प्रॉक्सी नेटवर्क हैं, ये सब अब युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं। तो आखिर अमेरिका चाहता क्या है? कि हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? और सबसे ज़्यादा चिंता जिस बिंदु को लेकर है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस पर ईरान का कंट्रोल है, और जहाँ से होकर ये एक संकरा समुद्री मार्ग है। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा यहाँ से जाता है। हमारे यहाँ जो तेल आ रहा है, चीन को जो तेल जाता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जाती है, वो इसी से जाती है। और ईरान ने अब स्पष्ट कर दिया है कि वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने जा रहा है। ईरानी कमांडर चेतावनी दे रहे हैं अपने शीर्ष नेता के मारे जाने के बाद कि वो इसको रोकेंगे, और यदि वो इस जलमार्ग को रोक देते हैं तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में, जो इंटरनेशनल पावर मार्केट है, उसमें भारी उथल पुथल मचनी तय है। तेल की कीमतें आप जानते हैं पहले से ही उछाल पर हैं, और एशिया तथा यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं इसके प्रभाव को अभी से महसूस कर रही हैं।
हमारे जैसे देश जो ऊर्जा आयात पर विदेश से पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए तो ये संकट और भी ज़्यादा खतरनाक है। यदि ये युद्ध नहीं रुका और ये जलमार्ग को ईरान ने रोक दिया तो हमारे यहाँ तेल और एलएनजी के रेट्स में भारी उछाल आएगा। और हालात देखिए धीरे धीरे कैसे विषम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान जो इस समय पूरी तरह अमेरिका परस्त है, वहाँ इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर उग्र भीड़ ने प्रदर्शन किया। भारी तोड़फोड़ हुई, सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 6 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। वहाँ स्थिति बेहद जटिल हो गई है। उसके लिए ये अब पाकिस्तान के लिए वैसे भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। वो अमेरिका परस्त है लेकिन ईरान का पड़ोसी है, और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में उसकी भूमिका बेहद अहम है। अमेरिकी दूतावास के बाहर जो हिंसा हुई है वो स्थानीय गुस्से का विस्फोट मात्र नहीं है, बल्कि वह उस व्यापक असंतोष का प्रतीक है जो मुस्लिम दुनिया के एक बड़े हिस्से में इस हमले को लेकर देखा जा रहा है, महसूसा जा रहा है। यदि पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति इस संकट से और अस्थिर होती है तो दक्षिण एशिया भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा। अब मेरा मूल प्रश्न, आखिर ये ट्रंप साहब चाहते क्या हैं? ये अमेरिका चाहता क्या है? ऑफिशियली अमेरिका कह रहा है उसका लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना है और इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। यदि वो ऐसा कोई भी प्रयास आगे भी करता है, ये युद्ध लंबा चलता है, तो विश्व भर की ऊर्जा आपूर्ति में बड़ा व्यवधान आएगा। ये बिल्कुल खतरनाक व्यवधान होगा। और अमेरिका तो ये काम करने के लिए माहिर है। डेमोक्रेसी के नाम पर, मानवता के नाम पर हर जगह उत्पात अमेरिका मचाता आया है। चाहे वो अफगानिस्तान हो, वो इराक हो, वो सीरिया का संकट हो, वियतनाम का संकट हो, आप जब भी देखिएगा अमेरिका किसी ना किसी रूप में वहाँ मौजूद है, और वो भी केवल अपने हितों के चलते। वो अपने हितों को सबसे आगे रखता है। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हम इस अमेरिका के समर्थक बनते जा रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को लेकर विश्व भर में अब चिंता बढ़ गई है। रूस और चीन ने ईरान के प्रति सहानुभूति जताई है और अमेरिका की कार्रवाई की आलोचना की है। अगर ये केवल आलोचना तक ही सीमित रहे तो बेहतर है। यदि रूस और चीन किसी भी तरीके से इस युद्ध में उतरते हैं तो ये तीसरा विश्व युद्ध होगा ही होगा। नाटो देशों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। अमेरिकी नौसैनिक बेड़े फारस की खाड़ी में तैनात हैं, ये आपको पता ही है, और इजराइल फुल एक्शन मोड में है। ये सब कुछ मिलाकर इस आशंका को जन्म दे रहे हैं कि कोई छोटी सी भी चूक अब यदि होती है तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। और याद रखने की चीज़ ये है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी एक लोकल रीजनल घटना से हुई थी, लेकिन अलग अलग देशों के मध्य जो संधियाँ थीं और जो लड़ाइयाँ थीं, उसने इसको विश्व युद्ध में बदल दिया था। और आज की दुनिया तो अधिक परस्पर निर्भर है एक दूसरे पर। ऊर्जा, व्यापार, साइबर नेटवर्क, तमाम प्रकार की आपूर्तियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में यदि हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी कि ये सक्रास समुद्री मार्ग बंद होता है तो तेल की आपूर्ति बाधित हो जाएगी और क्षेत्रीय संघर्ष तेज हो जाएगा। हालांकि बहुतों का मानना है कि ये महाशक्तियाँ पूर्ण विश्व युद्ध से बचने की कोशिश करेंगी, क्योंकि परमाणु युद्ध यदि होगा तो वो सबके लिए विनाशकारी होगा। ईरान के भीतर का यह संकट केवल ईरान के लिए शोक का नहीं है, बल्कि उनके सामने एक और बड़ा संकट है कि अब आगे क्या करें। नए नेता का चयन करना है, सत्ता संतुलन और जनता को संभाल के रखना है। तो आने वाले महीने बहुत ज़्यादा कठिन होने जा रहे हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं। कूटनीति के रास्ते अवश्य अभी बंद नहीं हुए हैं, लेकिन वे सक्रिय और कठिन हो गए हैं। अमेरिका हर किसी पर अपना दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप, आप कह सकते हैं, एक ऐसे महाबली या महापुरुष के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं जो कभी ग्रीस पर अपना कब्जा चाह रहे हैं तो कभी अब लेटेस्ट वो और कई देशों पर दावा करने लग गए हैं। ऐसे में हम कहाँ खड़े हैं, भारत कहाँ खड़ा है? हम हमेशा से आज़ादी के बाद से ही फिलिस्तीन के समर्थक रहे हैं। इजराइल के साथ हमने एक दूरी बनाकर रखी थी,
लेकिन अब हम पूरी तरह इजराइल परस्त भी हो गए हैं क्योंकि हम अमेरिका परस्त हैं। राजनीतिक हलकों में व्यापक चर्चाएं हैं। परंपरागत रूप से भारत ने ईरान के साथ संतुलित और सहयोगपूर्ण संबंध हमेशा बनाए रखे हैं, चाहे ऊर्जा सुरक्षा का मामला हो, चाहे चाबहार बंदरगाह परियोजना हो या मध्य एशिया तक जो भी पहुंच हम बनाना चाहते हैं उसमें तेहरान हमारे साथ रहा है, महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। शीत युद्ध के बाद दशकों तक भारत ने ईरान के साथ संवाद के सारे रास्ते खुले रखे, भले ही पश्चिमी देशों ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत अक्सर ईरान के खिलाफ कठोर भाषा से बचता रहा और ईरान भी कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ खड़ा रहा है। लेकिन इस बार जब ईरान ने हमले किए सऊदी पर तो तुरंत भारत की प्रतिक्रिया आ गई। भारत की प्रतिक्रिया आई है सऊदी अरब के लिए। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से चिंता व्यक्त की है और हमले की आलोचना की है जो ईरान ने सऊदी कंट्रीज़ में किया। लेकिन जो आयतुल्लाह खामेनी मारे गए हैं उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा। विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस खुलकर आरोप लगा रही है, खुलकर कह रही है कि हम पूरी तरह अमेरिका परस्त हो चुके हैं। विपक्षी दलों का कहना है यदि भारत स्वयं को एक विश्व गुरु देखना चाहता है तो उसको न्यूट्रल रहना होगा, जैसा नॉन अलाइंग मूवमेंट के दौरान नेहरू जी के काल में शुरू हुआ था। लेकिन हम तो पूरी तरह अमेरिका की ओर झुक गए। सऊदी अरब पर हमले की निंदा करना, ईरान पर के हमले पर बिल्कुल खामोशी ओढ़ लेना, ये कैसा दोहरापन है। और ये दोहरापन स्पष्ट संकेत दे रहा है कि भारत की पारंपरिक संतुलनकारी छवि कमज़ोर हो गई है। ये बेहद दुखद है। विदेश नीति पिछले एक दशक से 2014 के बाद से बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड हो गई है और हम अपने हितों को बचा पाने में असमर्थ भी नज़र आ रहे हैं, भले हम कितना कहते रहें कि हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु हैं। ये चीज़ आने वाले समय में आप मान के चलिएगा भारत के हितों को प्रभावित करेगी। सऊदी अरब पर हमले की खुलकर आलोचना करना भारत के आर्थिक और सामरिक हितों से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, ये सच भी है। लेकिन ईरान के सबसे बड़े धर्मगुरु की हत्या कर दी गई, उन पर हमला किया, इस पर हम चुपचाप हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अंत में आखिर अमेरिका चाहता क्या है? इसके साथ साथ एक समानांतर प्रश्न भारत को लेकर भी खड़ा हो गया है कि आखिर भारत क्या चाहता है। शायद नई दिल्ली अब आदर्शवाद की जगह व्यवहारिक संतुलन को चुन रही है। यह विदेश नीति का मौन लेकिन स्पष्ट परिवर्तन है जिसमें संबंधों की दिशा भावनात्मक इतिहास से अधिक वर्तमान जो दौर है, जो अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा है उसकी तरफ हमारे जाने का या अमेरिका को फॉलो करने की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन क्या ये सही है? क्या बरसों से, आज़ादी के बाद से ही जो विदेश नीति पर हम चलते आए हैं उससे पूरी तरह डेविएट कर जाना हमारे लिए सही है? अमेरिका क्या चाहता है यह हमें समझ में आ रहा है, लेकिन भारत क्या चाहता है यह अभी अस्पष्ट है।